हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। कल हमने एक प्रॉब्लम किया था आरबीएम का। आज हम आरबीएम का और एक प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है, तो मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए। आरबीएम याद है ना आपको? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिप्रिसिएशन के दो मेथड रहते हैं, एक का नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एक का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन की जो अमाउंट रहती है वो हर साल सेम रहती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिप्रिसिएशन की अमाउंट जो रहती है वो हर साल धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन हमेशा हम लोग अपने एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। वेयर इन केस ऑफ आरबीएम, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हम लोग हमेशा उसको एसेट के ओपनिंग डब्ल्यूडीवी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे जैसे एसेट पुराना होते जाता है वैसे वैसे हर साल उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कम होती जाती है, इसके लिए डिप्रिसिएशन कम होते जाता है। उसके हिसाब से हमने कुछ प्रॉब्लम करके हो गए हैं। अभी आज नया प्रॉब्लम करने के लिए आप भी रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ। चलो लेट स्टार्ट। देखो प्रॉब्लम क्या कहता है। शर्मिला ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड थाने purchased a machine for rupees 80,000 on 1st June 2015. On 1st October 2016, company purchased an additional machine costing rupees 30,000. On 31st March 2018, the machine purchased on 1st July 2015 became obsolete and it was sold for rupees 65,000. ऑब्सोलीट एक नया शब्द है। ऑब्सोलीट मतलब अभी वो यूजलेस हो गया है, अभी कुछ काम का नहीं रह गया है। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्सोलीट एंड इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 65,000. Depreciation was provided annually on 31st March, the rate of 10% per annum on reducing balance method. Prepare machinery account, depreciation account for the period from 2015-16, 16-17 and 17-18. साल देने का जो तरीका है उसकी वजह से अपने को समझ में आ गया है कि वो कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। और उसके ऊपर के ही लाइन में क्लियरली बोल के रखा है कि डिप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31st ऑफ मार्च। मतलब वो उनका साल कब खत्म करते हैं? 31st मार्च को खत्म करते हैं। मतलब फिर से रीअफर्मेशन आ गया, कन्फर्मेशन आ गया कि उनका डिप्रिसिएशन जो है वो 31st मार्च के हिसाब से चलता है, अप्रैल मार्च के हिसाब से चलता है। लेकिन फिर ठीक से देखिए कि शर्मिला ऑटोमोबाइल्स ने जो मशीन परचेस किया था, पहला वाला मशीन, वो कब परचेस किया था? 1 जुलाई 2015 को परचेस किया था। देखो प्रॉब्लम क्या कहता है, 1 जुलाई 2015 को परचेस किया था। इसका मतलब ये जो पहला साल है 15-16, उस 15-16 के साल में उन्होंने मशीन को पूरे साल भर के लिए यूज़ नहीं किया है। जुलाई में परचेस किया था, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब सब मिला के 9 महीने के लिए उन्होंने मशीन को यूज़ किया हुआ है। तो पहला मशीन 9 महीने का याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में भले ही वो फर्स्ट ईयर में परचेस किया रहेगा तो भी पहले साल में 12 महीने का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि उनका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? अकाउंटिंग ईयर उनका फाइनेंशियल ईयर है। और परचेस कब किया है? फाइनेंशियल ईयर के 1 तारीख को परचेस नहीं किया है, 1 अप्रैल को परचेस नहीं किया है, 1 जुलाई को परचेस किया है। तो उसके हिसाब से अपने को जुलाई के आगे काउंट करना पड़ेगा, तो 9 महीना हो जाता है। नेक्स्ट, ऑन 1 अक्टूबर 2016 सेकेंड मशीन कब परचेस किया है? 1 अक्टूबर 2016 को परचेस किया है। ओके, कंपनी परचेज एन एडिशनल मशीन कॉस्टिंग रुपीज 30,000 एंड ऑन 31st मार्च 2018, डायरेक्टली आगे की बात है, 31st मार्च 18, एक 15 में हो गया, एक 16 में हो गया और डायरेक्टली 18 में हो गया। द मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2015 बिकेम ऑब्सोलीट एंड इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 65,000. जो मशीन 1 जुलाई 2015 को परचेस किया था, मतलब ये वाला मशीन, वो ऑब्सोलीट हो गया है, खराब हो गया है, यूजलेस हो गया है, उसको हमने फेंक दिया है, बेच दिया है, भंगार के भाव में बेच दिया है, 65,000 में बेच दिया है। And then they are telling you that depreciation is charged annually at the rate of 10% per annum on RBM. तो इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि दो अलग अलग मशीन है। एक मशीन 1 जुलाई 2015 का है, एक मशीन 1 अक्टूबर 2016 का है। 1 अक्टूबर 2016 का जो मशीन है उसको बेचा ही नहीं है, और 1 जुलाई 2015 का मशीन ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट होने की वजह से उसको बाद में हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। उसको पार्शली डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, फुल्ली डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो मतलब अपने को किसी भी मशीन के 2 टुकड़े करने की जरूरत नहीं है कि सोल्ड ऑन सो एंड सो डेट एंड बैलेंस। एक मशीन है जिसको परचेस किया, बाद में बेच दिया। दूसरा मशीन है, एक उसको परचेस किया और बाद में यूज़ करते रहे, बेचा नहीं है। बस सिंपल सिचुएशन है। तो कॉलम काफ़ी आसान है, लेकिन ज़रा ध्यान से रखना पड़ेगा कि जब जब वो मशीन को परचेस कर रहे हैं तब वो साल के फर्स्ट डे को मशीन को परचेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि साल के बीच में ही मशीन को किधर तो परचेस कर रहे हैं। मतलब हर एक एसेट के ऊपर अपने को पहले साल में टोपी डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसका पीरियड कितना है। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। वर्किंग के नोट करना चालू करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स एंड देन परचेस्ड ऑन 1/7/15, बाद में 1/10/16 और बाद में फाइनल टोटल। जो 1/7/15 को परचेस किया है उसको सेल कब किया हुआ है? 31 मार्च 18 को सेल किया हुआ है। और जो 1/10/16 को परचेस किया था उसको क्या कर दिया है? बेचा नहीं है, उसको बैलेंस में रखा हुआ है। सो देयर इज नो टेंशन। Clear to all of you? So these are the basic things which we have seen now. Let us go ahead with the
एक्चुअल कैलकुलेशंस। पहला कौन सा डेट है, 1 जुलाई 2015 को परचेस कर रहे हैं, 80,000 रुपीज़ है, तो मुझे कहना पड़ेगा जुलाई के आगे काउंट करके दिखाता हूँ फिर से एक बार, चाहिए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई से काउंट करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का पीरियड है। अप्रैल से काउंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परचेस कब किया है, 1 जुलाई को परचेस किया है। तो आई कैन स्पेसिफाई, इसके सिर पे टोपी डाल दिया, बोलो चलो भैया टोपी डाल दिया, 9 मंथ्स का टोपी है, मतलब फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन 12 महीने का नहीं रहेगा, 9 महीने का रहेगा। डिप्रिसिएशन कितना चाहिए अपने को, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सर लेकिन दूसरे मशीन को परचेस करो ना, हाँ हाँ मैं परचेस करने को तैयार हूँ, लेकिन रुको, उसकी डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2016 है, और 1 अक्टूबर 2016 के पहले कौन सा डेट आएगी, 31 मार्च 2016 आ जाएगी, मतलब पहले मशीन के ऊपर का डिप्रेशन चार्ज करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में अंदर जाना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में कुछ महीने बीत जाएंगे, उसके बाद में सेकेंड मशीन को परचेस करेंगे। इसके लिए अभी मुझे कंसिडर करना है 31 मार्च 16 को डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो 80,000 का 10%, मतलब सर लास्ट का जीरो कैंसिल, मतलब हो गया 8,000। तो सर आपने 6,000 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि उसके सिर पे टोपी है। टोपी कितने महीने की है, 9 महीने की है। 9 महीने की टोपी क्या बोलती है कि अगर 12 महीने के लिए 8,000, तो 9 महीने के लिए कितना, मतलब मैं वर्किंग करूंगा 8,000 इंटू 9/12, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6,000। क्लियर, तो अपना कैलकुलेशन खुद करने का है, मेरे पास से कॉपी करने का नहीं है। दैट्स वाई ऑल्दो द आंसर इज 8,000 बाय रिमूविंग द लास्ट डिजिट और लास्ट जीरो, बट द आंसर फॉर द पर्पज ऑफ आवर वर्किंग इज गोइंग टू बी 6,000 बिकॉज इट इज नॉट फॉर फुल ईयर। हाँ, अगर उन्होंने इस मशीन को 1 अप्रैल को परचेस किया रहता था तो हम जरूर से उसको 8,000 रुपये का डिप्रेशन चार्ज करते थे। अभी अपने को 8,000 के डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, हम इसको 6,000 ही कंसिडर करेंगे। फिर 1416 आ जाएगा, उस दिन का डब्ल्यू भी अपने को चेक करना है। 80 - 6 इज इक्वल टू 74,000, और सेकंड मशीन में कुछ है ही नहीं, इसके लिए फाइनल टोटल में सेम आ गया, 80 + 0 इज इक्वल टू 80, 6 + 0 इज इक्वल टू 6, 74 + 0 इज इक्वल टू 74, और बाद में 80 - 6 इज इक्वल टू 74, दैट इज टैलिंग। तो एंट्री करने के लिए अपने को ये देखने का है सब चीज़ें। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ये याद रखूँगा कि ये फाइनल टोटल का जो कॉलम है ना, उसमें अपने को ये साइन यूज़ करना करता है, यहाँ पे जो प्लस माइनस लिखा रहेगा वो अपने को करने का रहता है। सो द सेम साइन इज एप्लीकेबल फॉर द इंटरनल कॉलम्स एंड सेम साइंस आर एप्लीकेबल फॉर द फाइनल टोटल कॉलम। ओके, चलो जी, अब आ गया कौन सा दिन, 1 अक्टूबर 2016। उस दिन क्या करना है अपने को, परचेस करना है। कितने का परचेस करना है, 30,000 का परचेस करना है। मैं बोलूँगा ठीक है, 30,000 का परचेस किया, लेकिन कब परचेस किया, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, मतलब सिर पे टोपी डालना पड़ेगा। अपने सिर पे मत डालो, मशीन के सिर पे डालो 6 मंथ्स का टोपी। तो 30,000 के ऊपर अपने को 10% डिप्रेशन चार्ज करने का हो गया कितना, 3,000, और 3,000 का आधा कंसिडर करेंगे, हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना, 1,500। सो 74,000 में से 7,400 माइनस किया, बच गया कितना, 66,600। 30,000 में से 1,500 माइनस किया, बच गया कितना, 28,500। फिर मैंने क्या कर दिया, उसी चीज़ को मेरे फाइनल टोटल कॉलम में लेके गया, बोला ये 30,000 परचेस किया है तो 30,000 यहाँ पे जाना चाहिए। तो 74 + 30 इसका मतलब हो गया 1,04,000। उसमें से ये 1,500 भी माइनस करने का है और 7,400 भी माइनस करने का है, मतलब 8,900 माइनस करने का है। तो बच गया कितना, 95,100। याद रखो यहाँ पे जो साइंस है वही साइंस अपने फाइनल टोटल कॉलम में आएंगे। तो 74 प्लस परचेस का 30 माइनस डिप्रिसिएशन का 8,900 इज इक्वल टू बच गया कितना, 95,100। और यहाँ पे भी चेक करेंगे, 74,000 माइनस 7,400 मतलब 66,600। 30,000 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 28,500। तो 66,600 एंड 28,500 मतलब आंसर आ गया 95,100। दिस इज द बेसिक थिंग टू बी कंसिडर्ड। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 31 मार्च 2018। इस दिन मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। लेकिन 31 मार्च 18 मुझे डेट याद है, यहाँ पे क्या हुआ था 31 मार्च 18 को, दे हैव टोल्ड दैट दिस एसेट इज गोइंग टू बी सोल्ड। तो मतलब अभी उस एसेट का पहले डिप्रेशन चार्ज करेंगे। सर दूसरे वाले का भी कर दो ना। यस, मुझे तो इच्छा थी दूसरे वाले का वर्किंग करूं, लेकिन तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि दूसरे वाले को बैलेंस कंटिन्यू किया है और पहले वाले को बेच दिया है। हमारा रूल कहता है कि जो जा रहा है वो जाने के पहले अपना हिसाब चुकता करके जाएगा, मतलब अपने को पहले जाने वाले का डिप्रिसिएशन कंसिडर करना पड़ेगा, उसका सेल प्राइस कंसिडर करना पड़ेगा, उसको बेचने की वजह से प्रॉफिट लॉस हुआ रहेगा उसको कंसिडर करना पड़ेगा, उसका हिसाब चुकता करने के बाद जो बच गए हैं उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। तो इसके लिए जो 11016 का मशीन है उसको हम बाद में देखेंगे, 1715 के मशीन को पहले देखूंगा। तो मैं कंसिडर करता हूँ 66,600 पे 31 मार्च 18 तक पूरा आने का, बाबा लोग बेबी लोग। तो 31 मार्च 16 तक पूरा आने का, 16 नहीं 18 तक पूरा आने का है। इसका मतलब पूरे 12 महीने का डिप्रेशन आ गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ लास्ट का जीरो कैंसिल कर दो, 66,600 का लास्ट का जीरो कैंसिल, मतलब 6660
यहाँ पे अभी कुछ लिखा नहीं है, इसके लिए फाइनल टोटल कॉलम में भी क्या आ गया 6660 आ गया। फिर 66,600 में से 6660 माइनस किया तो बच गया कितना 59,940। दिस इज द WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। फिर 59,940 को हम लोग अगर बेच देंगे कितने में 65,000 में, तो बचेगा कितना 5060। 5060 क्या है आपका प्रॉफिट ऑन सेल है। आई एम रिपीटिंग अगेन, 5060 क्या आपका प्रॉफिट ऑन सेल है। सर प्रॉफिट ऑन सेल कैसे हो गया? क्योंकि जिसकी WDV ऑन द डेट ऑफ सेल 59,940 थी, जिसकी WDV ऑन द डेट ऑफ सेल 59,940 थी, उसको हमने बेचा है कितने में 65,000 में। जिसकी WDV कम थी उसको ज़्यादा में बेचा है, कम वाले WDV को ज़्यादा वाले में बेचा, तो इसका मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा, अपने को सुख मिलने वाला है। कितना रुपए का सुख मिलेगा 5060 का सुख मिलेगा। अकाउंट्स के लैंग्वेज में सुख को क्या बोलते हैं? अकाउंट्स के लैंग्वेज में सुख को बोलते हैं प्रॉफिट, तो उसका नाम रखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल। तो याद रखने का, लेकिन सेल प्रोसीड्स का जो अमाउंट है 65,000 और प्रॉफिट ऑन सेल का जो अमाउंट है 5060, वो फाइनल कॉलम में नहीं लेते हम लोग। फाइनल कॉलम में हम लोग सिर्फ 6660 और 59,940 ले लेते हैं। ओके, सो अभी मेरे ख्याल से इसका हिसाब चुकता हो गया। अभी इसके बारे में इसके बाद में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे किसके ऊपर? सेकंड एसेट के ऊपर। सेकंड एसेट कितने का है? 28,500 रुपीज़ का है। अभी ये भी हमने साल भर के लिए यूज़ किया हुआ है? नहीं सर, 6 मंथ्स का टोपी डाला है। अरे मेरे बच्चे, वो फर्स्ट ईयर में 6 मंथ्स का था, सेकेंड ईयर में पूरे 12 महीने का था, मतलब 12 महीने का डेप्रेशन कंसिडर करना पड़ेगा। सो 28,500 में से 12 महीने का डेप्रेशन मतलब 10% कट कर दिया, हो गया कितना 2850। सो 28,500 माइनस 2850 इज इक्वल टू 25,650। फिर इस 2850 का दोस्त कोई तो अभी बचा ही नहीं यहाँ पे, इसके लिए फाइनल कॉलम में फिर से 2850 आ गया। फिर बोल दिया 95,100, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दिया 6660 और WDV ऑन सेल हटा दिया 59,940। फिर बचे कुछ मशीनरी के ऊपर का डिप्रेशन हटा दिया 2850, तो बच गया कितना 25,650। तो सामने सामने टैली हो गया है, देयर इज नो डिफिकल्टी, आई कैन स्पेसिफाई दैट। लेट अस गो अहेड नाउ। सो यहाँ पे 25,650 अपना जब अकाउंट बंद होगा तब अपने को क्या उसका बैलेंस आएगा 25,650 का बैलेंस आएगा व्हेन वी विल क्लोज द अकाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। चलो चेक करते अभी प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, जर्नल एंट्री पूछ रहा है कि लेजर अकाउंट पूछ रहा है। दे हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो उन्होंने जर्नल एंट्री पूछा ही नहीं है, उन्होंने क्या पूछा है मशीनरी अकाउंट बनाओ और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, एकदम सिंपल सिचुएशन। इन द बुक्स ऑफ शर्मिला ऑटोमोबाइल्स मशीनरी अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बाद में बनाऊंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, उसका रूल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो उसके हिसाब से उसको सॉल्व करूंगा। चलो फिर लेट अस स्टार्ट विद द वर्किंग। आपको लेजर अकाउंट कैसे ड्रॉ करने का पता है, पेज को फोल्ड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, राइट हैंड साइड में डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। चलो फटाफट करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले ड्राइंग पूरा कीजिए और बाद में मेरे साथ आइए। चलो जी लेट मी स्टार्ट। डेट कौन सा है आपका 1/7/2015। उस दिन क्या करना है आपको, परचेज करना है। परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मशीनरी इज कमिंग इन, मशीनरी इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड बैंक में से पैसा इज गोइंग आउट, बैंक इज द गिवर। एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी के डेबिट में बैंक के क्रेडिट में। मशीनरी के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितनी है उसकी 80,000। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में क्या आएगा अपना अगला डेट, अगला डेट डायरेक्टली 31 मार्च 16 है। 31 मार्च 16 को क्या करना है अपने को, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन क्या है अपना, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन क्या है अपना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट है। तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी का वैल्यू इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू मशीनरी अकाउंट। एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू, डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट और मशीनरी के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट डाल दोगे 31 मार्च 2016 6000। अब क्या करना है, साल खत्म हो गया है, मतलब लेजर अकाउंट को क्लोज करना है। लेजर अकाउंट को क्लोज करना है तो डेबिट साइड का टोटलिंग देख दिया 80,000 है, क्रेडिट साइड का टोटलिंग में सिर्फ 6000 ही था। तो बोला इसका मतलब डेबिट साइड हेवी है, तो डेबिट साइड का टोटलिंग दोनों साइड में लिख दिया 80,000 80,000। फिर बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया और बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट कितना आ गया 74,000। फिर इस 74,000 को आप आंसर कर दो पेंसिल से, नहीं तो उसको बॉक्स कर दो पेंसिल से और उसको फिर नीचे लेके आओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 74,000। सो दैट इज द अमाउंट विच वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर, इट इज टैलिंग, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगला अमाउंट कौन सा आएगा अपना, सर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी क्लोज कर दो, उसका भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दो। मैं बोलूँगा आपने जो बोला है वो आधा बराबर है आधा गलत है। डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने की जरूरत है, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है
पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स आर कैरिड फॉरवर्ड, नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके लिए 31 मार्च 16 को डिप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नहीं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6000, और ये टैली हो गया है, काम खत्म। उसमें आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग का लॉजिक यूज करने का नहीं है। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? फिर अगला पॉइंट डायरेक्टली मेरे ख्याल से है 11016 को आप परचेस कर रहे हो। 11016 को परचेस कर रहे हो मतलब एंट्री क्या करनी पड़ेगी? एंट्री हो जाएगी मशीनरी इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में से पैसा इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू बैंक अकाउंट, मशीनरी के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 74,000, वो आपने लिख के हो गया है। अभी उसके नीचे आएगा 11016 को टू बैंक अकाउंट 30,000, तो 74 प्लस 30 मतलब हो जाएगा 1,04,000। अभी और नया कुछ परचेस किया नहीं है, लेकिन जब साल खत्म हो जाएगा तो डिप्रेशन चार्ज करना पड़ेगा। पहले वाले पे 7,400 का डिप्रेशन आएगा, दूसरे वाले पे 3,000 का डिप्रिसिएशन आ सकता था लेकिन नहीं आया है क्योंकि उस साल में उसको 6 महीने के लिए यूज़ किया है। तो आंसर उसका 1,500 है। 12 महीने का 3,000, तो 6 महीने का कितना? 1,500, मतलब सब मिला के डिप्रेशन कितना हो गया? 8,900। तो 8,900 के डिप्रेशन की एंट्री करूंगा, एंट्री हो जाएगा डिप्रिसिएशन इज अ लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड मशीनरी इज वैल्यू इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो मशीनरी के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन 8,900 एंड डिप्रेशन के डेबिट में लिखेंगे टू मशीनरी 8,900। काम खत्म, पैसा हजम। अब साल खत्म हो गया है तो टोटलिंग करनी पड़ेगी। मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मेरा स्पीड ज़्यादा लगता रहेगा तो क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना काम पूरा कर दीजिए और बाद में वीडियो को रिज्यूम कर दीजिए। चलो जी मेरे बच्चों, फटाफट से पूरा करेंगे। 95,100 यहाँ पे ले लिया है और उस 95,100 को नीचे लेके आया हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अपना कैलकुलेशन खुद करना, मेरे कैलकुलेशन को कॉपी करके लेके मत आना। और अब डिप्रिसिएशन अकाउंट के पास जाऊंगा, उधर बोलूंगा डिप्रिसिएशन में 8,900 सारा का सारा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, काम खत्म, पैसा हजम। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। अभी यहाँ पे आ गया आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग 1417 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,100। अब कुछ नया परचेस तो किया नहीं है। ये जो लास्ट ईयर है जो तुम्हारा 1417 को चालू हो गया है, इसमें 95,100 का बैलेंस अपने पास रेडी है, उसमें नया कुछ परचेस किया नहीं है, लेकिन पहले वाले को बेचा है तो बेचने के पहले उसका डिप्रेशन चार्ज करना पड़ेगा। उसको बेचने की वजह से प्रॉफिट लॉस आया कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, उसका एंट्रीज करना पड़ेगा। तो पहले बेचने जाने वाले मशीनरी के डिप्रिसिएशन की एंट्री करता हूं। तो एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन के डेबिट में मशीनरी के क्रेडिट में 6660, तो डिप्रिसिएशन के डेबिट में लिख दिया 31 मार्च 18 टू मशीनरी 6660। जो मशीन अब तक बेची नहीं है उसको हमने ज़रा पेंडिंग रखा है क्योंकि हमारा रूल काफ़ी सिंपल है। रूल क्या है? जो जा रहा है उसको जाने के पहले अपना हिसाब चुकता करके जाना पड़ेगा, उसके जाने के बाद जो बचे हैं उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। इसके लिए जो मशीनरी बैलेंस है उसको बाद में देखता हूँ, जो जा रही है उसका डिप्रेशन पहले चार्ज कर दिया 6660, वो ऑब्सोलेट हो चुकी थी। 31 मार्च 18 को बाय डिप्रिसिएशन 6660, एंट्री खत्म। फिर उसको बेच के अपने को पैसा कितना मिला? 65,000 रुपीज़ मिला हुआ है। मैं बोलूँगा अरे जिसकी WDV 59,940 है उसको बेच के हमको 65,000 रुपीज़ मिल गया है, तो कम कीमत की चीज़ को बेच के ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब उन्हें को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब वो जो प्रॉफिट अकाउंट रहेगा, प्रॉफिट का जो अकाउंट रहेगा उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। और प्रॉफिट किसकी वजह से हो गया? मशीनरी की वजह से हो गया। रियलिटी में अपने पास से कितने रुपए की मशीनरी जा रही थी? 59,940 की जा रही थी। मतलब मैंने यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था? बाय बैंक 59,940 लिखना चाहिए था, लेकिन सामने वाले पार्टी ने मुझे क्या बोल दिया? नहीं सर मुझे अच्छा लग रहा है मशीन, मैं आपको 65,000 देने को तैयार हूँ। अब घर आने वाली लक्ष्मी को ना कौन बोले? मैं बोला ठीक है अच्छी बात है, 65,000 आ रहा है तो अच्छी बात है, ले लो 65,000। तो वहाँ पे लिख दूंगा 65,000, बट मुझे मन में क्लियर है कि वहाँ पे कितना अमाउंट आना चाहिए था? 59,940 आना चाहिए था। आना चाहिए था मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 59,940, लेकिन लिख दिया है 65,000 क्योंकि उतनी कैश आ चुकी है। तो बोलूँगा इसका मतलब क्रेडिट साइड में जितना लिखना चाहिए उसके मुकाबले ज़्यादा लिखा, तो अकाउंट में ज़रा इम्बैलेंस हो गया है। तो उसको अपने को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड की चीज़ को हटाएंगे नहीं, बल्कि डेबिट साइड में जितना एक्स्ट्रा लिखा है वो लिख देंगे। तो कितना एक्स्ट्रा लिखा है? 5060। फिर उसका नाम क्या लिखूँ सर? क्योंकि लेजर है तो नाम तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। मैं बोलूँगा उसका नाम रख दो तू प्रॉफिट ऑन सेल। और अभी देखो कितना परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमने मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ऑन सेल लिखा है, मतलब एक प्रॉफिट ऑन सेल नाम का अकाउंट बन गया है, जो मैंने दिखाया नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम ने पूछा नहीं अपने को। लेकिन एक प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट बन चुका है और उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा बाय मशीनरी।
जिस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि नहीं डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीनरी, वैसा एक प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट बना हुआ रहेगा, उसके क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा बाय मशीनरी, अमाउंट कितनी रहेगी 5060, और वो प्रॉफिट अकाउंट है तो उसका रूल परफेक्ट बैठ गया उसको कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब प्रॉफिट अकाउंट को बराबर से क्रेडिट हो गया। कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन बाद में लास्ट में उनको कंफ्यूज होते हैं, बोलते सर आपने क्या सिखाया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सर ये देखो ना, ये मशीनरी अकाउंट है और इसके डेबिट साइड में प्रॉफिट लिखा है, मतलब सर आपने गलती कर दिया, क्योंकि डेबिट में तो लॉसेस आते हैं और क्रेडिट में प्रॉफिट आता है। सर आपने डेबिट में कैसे प्रॉफिट लिख दिया? मैं बोलूँगा एकदम परफेक्ट, ऑब्जर्वेशन अच्छा है लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत है। मशीनरी अकाउंट के डेबिट में प्रॉफिट लिखा हुआ है लेकिन प्रॉफिट अकाउंट के क्रेडिट में बराबर से अमाउंट आने वाली है, तो मशीनरी के डेबिट में लिखा है कि वहां पे प्रॉफिट लिखा हुआ है। तो मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो रियल अकाउंट का रूल कौन सा रहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट के रूल लेके मत आओ। ये जो एंट्री यहाँ पे किया हुआ है ये ना रियल अकाउंट के रूल से है ना नॉमिनल अकाउंट के रूल से है। एक्चुअली स्पीकिंग एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रॉफिट ऑन सेल नाम का जो अकाउंट बना हुआ है, जो मैंने दिखाया हुआ नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम ने पूछा हुआ नहीं है, उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहले लिखा रहेगा अरे हमको प्रॉफिट हो गया, कितना रुपए का प्रॉफिट हो गया 5060, तो उसके क्रेडिट साइड में चलो तुम्हारे लिए बना ही देता हूं, उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा तो कुछ डिफिकल्टी नहीं कि मैं बना नहीं सकता उस अकाउंट को। एक छोटा सा अकाउंट बना लेता हूं यहां पे, उसका नाम रखता हूं प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट। इसके क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा, डेट क्या है तुम्हारी 31 मार्च 2018 चाहिए, 17 नहीं चाहिए, 31 मार्च 2018। यहां पे लिखा रहेगा बाय मशीनरी अकाउंट। और उसकी अमाउंट कितनी है? उसकी अमाउंट है 5060। ये कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है, और ये नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से इसका रूल बराबर बैठ रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये प्रॉफिट है, मतलब इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो बाय मशीनरी लिखा है उसका सेकंड इफेक्ट ऊपर जाके बैठा हुआ है यहाँ पे, टू प्रॉफिट ऑन सेल। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो फिर से एक बार बताता हूँ, मशीनरी कितने रुपए की चली गई? मशीनरी चली गई 59,940 रुपीज़ की। मतलब मैंने क्या करना चाहिए था? मैंने एक्चुअली स्पीकिंग मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में 59,940 लिखना चाहिए था और प्रॉफिट के क्रेडिट साइड में 5060 लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने मशीनरी के क्रेडिट साइड में बैंक का पूरा अमाउंट लिख दिया 65,000। इसके लिए फिर मुझे मशीनरी के डेबिट में फिर से लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन सेल 5060, और उसका सेकंड इफेक्ट मुझे प्रॉफिट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट के क्रेडिट में आना चाहिए था वो आ चुका है, लेकिन सीधा प्रॉफिट के क्रेडिट में नहीं गया है, बल्कि पहले मशीनरी के क्रेडिट में जाके बैठा और वहां से उठ के फिर से एक बार नीचे आ गया। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके, सो वाया मीडिया है, स्ट्रेट लाइन नहीं चला उसका, पहले घूम के आ गया है। ओके, देन कम्स नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट कौन सा रहेगा तुम्हारा? अगला पॉइंट रहेगा, अभी ये 5060 का एंट्री हो चुका है, डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 2850 है अपना करंट ईयर का डिप्रिसिएशन। एंट्री क्या हो जाएगी फिर? डिप्रिसिएशन अकाउंट भी टू मशीनरी अकाउंट 2850, डिप्रिसिएशन के डेबिट में, नॉमिनल अकाउंट है तो इसके डेबिट में लॉस एक्सपेंसेस आते हैं, और मशीनरी के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन 2850 हो गया है। अब क्या करना है? क्लोजिंग सेरेमनी 95,100 प्लस 5060 मतलब 1,00,000,160, वो यहाँ से हटा दिया तो बच गया कितना? 25,650। उसके बाद में अगला पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट कौन सा आएगा आपका? डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर दो, उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दो कि पीएनएल अकाउंट में। तो 9510 6660 प्लस 2850 मतलब चला गया 9510। और ये अपना जो एसेट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में कौन आएगा? उसके क्रेडिट साइड में आएगा 25,650, जो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था कितना बैलेंस आना चाहिए। फिर आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट उन्होंने पूछा नहीं था, लेकिन मैंने बनाया हुआ है, तो इसका आगे क्या हश्र होगा, उसका आगे क्या अंजाम होगा वही बता देता हूँ। इसमें क्या करना पड़ेगा बाद में? 31 मार्च 2018 को इसके भी डेबिट साइड में बोलना पड़ेगा टू P&L अकाउंट। अमाउंट कितनी रहेगी? 5060। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला के बैठेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे बड़ा नॉमिनल अकाउंट है। उसके भी डेबिट साइड में एक्सपेंस आता है, उसके क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है, गेन आता है, तो ये बराबर P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके बैठेगा। तो पहले मशीनरी के क्रेडिट में जाके बैठा, बाद में मशीनरी के डेबिट से उठ के
प्रॉफिट ऑन सेल के क्रेडिट में आके बैठा, फिर प्रॉफिट ऑन सेल के क्रेडिट में से उठ के डेबिट में जाके फिर पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके बैठेगा। अल्टीमेटली उसका जर्नी ऐसा पूरा हो जाएगा। तो जन्म हुआ किधर? मर्चेंट अकाउंट में, वहाँ से निकल कर उसका शादी होकर आया किधर? प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट में, वहाँ से उठकर चला गया भगवान के घर पे, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो भगवान का घर है, अभी लास्ट है उसका, अंतिम क्षण आ गया उसका। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द प्रॉब्लम। आज मैंने आपको क्या सिखाया? प्रॉफिट ऑन सेल का एंट्री कैसे होता है वो सिखाया। बाकी तो प्रॉब्लम में ज़्यादा दम नहीं था, आप जैसे होशियार बच्चों को फटाफट से सॉल्व करने को आएगा। कल के प्रॉब्लम में थोड़ा और वैरायटी देखूंगा। ओके, आई होप यू लाइक द प्रॉब्लम। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।